हाय एवरीवन, आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है। तो अभी हम आपके लिए बीआईसीसी का जेईई मेंस 2023 के लिए जो स्पेशल वर्जन है वो स्मैश चैलेंज वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं उनको जिनको पता नहीं है बीआईसीसी के बारे में, पहले वो बता देते हैं। तो जो बीआईसीसी है दैट इज बीइंग आईआईटीएंस कंसिस्टेंसी चैलेंज, वो एक लॉन्ग रनिंग चैलेंज है जिसका पर्पस है कि आपको पुश देना, आपको अकाउंटेबल बनाना, आपको कंसिस्टेंट बनाना। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कैसे करते हो। इसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक गूगल फॉर्म फिल करते हैं डेली, जिसमें वो हमारे साथ उनका डेली एक्टिविटी का जो रिपोर्ट है वो शेयर करते हैं। दैट इज़ कि उन्होंने क्या टारगेट्स आज अपने लिए सेट किए थे, कितना वो अचीव कर पाए, क्या क्या इश्यूज उन्होंने फेस किया, क्या उनका थॉट प्रोसेस था, क्या उन्होंने कोई एक्सरसाइज किया। तो ये सब हम हमारे साथ शेयर करते हो और फिर एट द एंड ऑफ 28 डेज हम देखते हैं कि कौन स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा कंसिस्टेंट था, किसने सबसे ज़्यादा जेन्युइन काम किया, और उस बेसिस पे हम रिजल्ट निकालते हैं और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये था बीइंग आईआईटीएंस कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो और इसका अभी अभी राउंड 3 खत्म हुआ है, जिसका रिजल्ट्स भी अभी आ जाएंगे और राउंड 4 अनाउंस होगा। लेकिन राउंड 4 सिर्फ जेईई मेन 2024 वालों के लिए अनाउंस होगा। 2023 वालों को ये वाला चैलेंज फॉलो करना है, जो कि स्मैशर चैलेंज, और ये 7 डेज रन होगा। इसको रिलोडेड इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पहले भी इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको थोड़ा अभी शॉर्ट टर्म बनाया है ताकि आपके पास और ज़्यादा मोटिवेशन हो और एग्रेसिव वे में, फोकस्ड वे में, इंटेंस वे में आप काम कर पाओ। इसीलिए अभी आप डिस्कस भी कर लेते हैं एग्जैक्टली करना क्या है आपको। लेकिन जेईई मेंस मैं क्लियर कर देती हूँ कि जेईई मेंस 2023 वाले स्मैश चैलेंज पे फोकस करेंगे और 2024 वाले बीआईसीसी राउंड 4 में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, उसका अनाउंसमेंट भी अभी आ जाएगा। इसीलिए लेट्स सी कि आपको करना क्या है इस चैलेंज में। बट मैं रिपीट कर देती हूँ, पर्पस है आपको एक प्लान देने का नेक्स्ट 7 डेज के लिए, जब क्योंकि लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा प्लान्ड वे में काम कर पाते हैं और ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, फोकस्ड वे में काम करते हैं। तो लेट्स सी करना क्या है। ठीक है, तो इसमें हमने 3 तरह की स्ट्रैटेजीज रखे हैं। आपको भी बहुत सारे नंबर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, बट ध्यान से समझ लो कि करना क्या है। तो स्ट्रैटेजी 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों के जो मार्क्स हैं वो 90 to 150 की रेंज में आ रहे हैं मॉक्स में। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले कि मैं एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताऊं, तो इससे पहले आप ये समझ लो कि इसका क्या पर्पस है। इसमें बेसिकली हम आपको एक रफ प्लान दे रहे हैं कि आप नेक्स्ट 7 डेज में आपके टारगेट्स किस तरह के दिखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट्स बहुत थ्योरी कर रहा है या फिर वो ढंग से टेस्ट नहीं दे रहा है, तो वो सब लिमिट होना चाहिए कि मिनिमम आपको ये चीज़ें करनी हैं, तभी आपका जो लेवल है बढ़ेगा, तभी आप अपने मार्क्स की जो रेंज है उससे बाहर आओगे और नेक्स्ट लेवल रेंज में जाओगे। और इसके लिए बेसिकली आपको एक आइडिया दे रहे कि कैसे करना है। अगर आप लेजी हो रहे हो, आप प्लान नहीं कर रहे हो, एक अनप्लान्ड वे में काम कर रहे हो, तो उससे बचाने के लिए बेसिकली आपको बता रहे हैं। और इस पे आप इम्प्रोवाइज करो, अपने लिए अडेप्ट करो, और जैसे आपको सही लग रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा ज़रूरत है। तो बट हम आपको बस बता रहे हैं कि आपके टारगेट्स कैसे दिखने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका जो रेंज है वो 90 to 150 मार्क्स का है, तो आपको एक वीक में, तो पहले मैं रिपीट कर दे रही हूँ कि जो चैलेंज है वो 7 डेज के लिए है। 7 डेज के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, और इन 7 डेज में आपको क्या करना है वो समझ लो कैसे आपके टारगेट दिखने चाहिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। तो इसमें आपको 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट कवर करने हैं 7 दिन में। आप बोलोगे 3 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन 3 चैप्टर्स में भी आपको 2 पुराने चैप्टर्स जो आपने किए हुए हैं उनका रिविजन करना है और एक नया चैप्टर कवर करना है। ठीक है, और इसके अलावा ये तो ठीक है, चैप्टर्स तो कवर कर लिए। अब 2 मॉक टेस्ट आपको साथ में देने हैं। अभी कोई भी हो सकता है मॉक टेस्ट, आपके कोचिंग का मॉक टेस्ट हो सकता है या आपको खुद से मॉक टेस्ट देना है। उसके लिए आप कहीं से भी उठा सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत सारे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स का सेट जो उठा सकते हो। 2022 में कितने सारे पेपर हैं, 2021 के जिसमें बहुत सारे शिफ्ट्स थे, उसके बहुत सारे पेपर्स है जहाँ से आप उठा सकते हो। और आपके पास कोचिंग के भी पेपर्स हो सकते हैं। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लो, और अगर आप कोचिंग है तो आपके पास कोचिंग के साथ पेपर्स होंगे। तो मॉक टेस्ट की कमी नहीं होगी आपको, आप उठा सकते हो वहाँ से। तो इसमें अब जब आप रिवीजन कर रहे हो चैप्टर्स का या फिर नया चैप्टर जो कर रहे हो, जो 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट है, इसमें आपको कितने प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं।
तो हम आपको ये नहीं बता रहे कितने प्रॉब्लम्स, बट हम आपको एक मिनिमम नंबर दे रहे हैं, बेसलाइन दे रहे हैं कि इतना तो हिट होना चाहिए। दैट इज़ कि अगर आपने 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट किए हैं तो टोटल मतलब आप 9 चैप्टर्स कर रहे हो, तो 9 चैप्टर्स में आपको एक हफ्ते में 300 क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप 300 क्वेश्चंस कर रहे हो 7 दिनों में, दैट मीन्स कि आपने 100 क्वेश्चंस किए पर सब्जेक्ट 7 दिन में, सो अराउंड 15 क्वेश्चंस, लेस देन 15 क्वेश्चंस आपने पर सब्जेक्ट एक दिन में किए। तो दिस इज बेसिक, वेरी बेसिक, बेसलाइन है, इतना तो आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज तो मेरे को लग रहा है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, जिससे नहीं होने वाला। क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, इसलिए दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमने आपको दो टारगेट्स दिए जो आपको दोनों अचीव करना है। एक कि आपको कितने चैप्टर्स कवर करना है पर सब्जेक्ट, ठीक है, 3 चैप्टर्स कवर करना है जिसमें से 2 चैप्टर्स का रिवीजन है और एक न्यू चैप्टर पर सब्जेक्ट। तो हर सब्जेक्ट में 2 चैप्टर्स रिवाइज, 1 चैप्टर नया, और ऐसे आपको करना है। और उसके अलावा आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं, प्लस उनका एनालिसिस भी करना है। उसके लिए आप टेस्ट एनालिसिस रूम यूज़ कर सकते हो, या जो भी तरीका अभी तक आप फॉलो करते आए हो वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास, अगर आप अभी तक आपने टेस्ट एनालिसिस नहीं किया है तो जाके टेस्ट एनालिसिस रूम की वीडियो देखो और उसमें से समझो कि कैसे करते हैं, क्या पर्पज़ है, कैसे आप अपने मार्क्स उसके थ्रू बढ़ा सकते हो, कैसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे कितना बड़ा इफेक्ट आ सकता है। एक एक मार्क्स आपको पता ही है कितने थाउजेंड्स में डिफरेंस आता है, तो वो आपको दिख जाएगा वहाँ से। अब ये तो उन स्टूडेंट्स की बात हो गई जो 90 to 150 मार्क्स की रेंज में है। तो अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो लेस देन 90 की मार्क्स की रेंज में है। तो दैट मीन्स कि जो आपका जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है वो थोड़ा वीक है, या फिर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 ही रीज़न हो सकते हैं उसके। अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करी है, या फिर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, या फिर दूसरा रीज़न है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है, बहुत सारा सिलेबस पढ़ा है, आपने बहुत मिनिमम काम किया हुआ है अभी तक। तो इस केस में आपको कैसे चलना है, इस केस में बेसिकली स्ट्रैटेजी 1 का थोड़ा मॉडिफिकेशन है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व है जो वो आपके ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन वीक है, सिलेबस कम कंप्लीट है, तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। और मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जो एक नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें मॉक टेस्ट के क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है, ये सिर्फ सॉल्विंग वाले हैं, और ये भी आपको टाइम बाउंडेड मैनर में करना है। और इसमें भी ताकि जो आपका टेस्ट है, ताकि आपका रेगुलर कुछ ना कुछ टाइम बाउंडेड में प्रैक्टिस होना चाहिए, जो इन द एंड आपको हेल्प करने वाला है आपके मेंस के एग्जाम में, आपके मॉक्स में। तो वो याद रखना कि इनमें से जो 300 क्वेश्चंस हैं इनमें मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनमें ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो आप टाइम बाउंडेड मैनर में कर रहे हो। और ये भी हम आपसे फॉर्म में, जो इसके लिए आप गूगल फॉर्म भरोगे उसमें पूछने वाला है कि आप कितना टाइम बाउंडेड काम कर रहे हो, ठीक है। और हम स्ट्रैटेजी 2 की बात कर रहे थे। तो इसमें आपको 3 चैप्टर्स करने हैं पर सब्जेक्ट, सेम चीज़ जो यहाँ पे करना था, लेकिन यहाँ पे आप, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीशन कम होगा तो इसलिए आपको 2 नए चैप्टर्स यहाँ पे करने हैं और 1 चैप्टर का रिवीजन करना है पर सब्जेक्ट। तो डेट इज़ कि 6 नए चैप्टर आप कर रहे हो सारे सब्जेक्ट्स के मिला के 7 डेज में, और 3 चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हो। तो यहाँ पे हमने आपके लिए मॉक टेस्ट कम कर दिया बिकॉज टाइम बचाना है, और आपको नए चैप्टर ज़्यादा कवर करना है, लेकिन आपको उसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देख लिया। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ लगा सकते हो आप यूट्यूब से, और फिर खुद से सेल्फ सॉल्विंग कर सकते हो। तो वो सब करना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थ्योरी पर अगर आप फोकस रहोगे तो नहीं होगा। इसलिए आपको 2 तरह के टारगेट्स दे रहे हैं, एक कि कितने चैप्टर्स कवर होने चाहिए, और दूसरा कि कितने प्रॉब्लम्स एटलीस्ट आप सॉल्व करो 7 डेज में। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको एटलीस्ट 400 क्वेश्चन सॉल्व करना है और इतने चैप्टर्स कवर करना है। तो जब वही अगेन फिर मैं बोलूँगी, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आपको टेस्ट एनालिसिस करना है, समझना है उससे कि कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। हाँ, और मैं एक और बात बोल देती हूँ कि जो नए चैप्टर्स आप उठा रहे हो वो ध्यान रखो कि वो ऐसे चैप्टर्स होने चाहिए जिसपे ROI, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज हाई, जिसका वेटेज है जेईई मेंस में ज़्यादा है, एंड चैप्टर्स ईजी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। इसका डेटा हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि कैसे कौन से चैप्टर्स आपको पिक करने हैं। आपको चाहिए तो अगेन आपके साथ वो डेटा शेयर कर दिया जाएगा कि उसमें से आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करो प्लीज़, बिकॉज ऐसे चैप्टर्स उठाना जिन जो टफ हैं प्लस
जिनके क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी 3 की बात करते हैं, जिनके अभी मॉक्स में 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो उनको क्या करना है, अभी उनका जिनके 150 प्लस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका सिलेबस रफली कवर्ड है, और नहीं भी कवर्ड तो थोड़ा अडेप्ट कर लेना स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग। तो आपको आपका जो आपका स्ट्रैटेजी है वो रिवीजन फोकस्ड होना चाहिए, कि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, आपको बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। तो रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट फोकस्ड होना चाहिए, ताकि आप मॉक टेस्ट से सीख पाओ कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट्स में आपको रिवीजन की कौन से चैप्टर्स में आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके वीक हैं। ये सब समझने के लिए आपको टेस्ट बहुत सारे देने पड़ेंगे, और टेस्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगेन टेस्ट एनालिसिस रूम जाके यूज़ करो, टेस्ट एनालिसिस यूज़ करना पड़ेगा। और इसमें आपको रिवीजन कितना करना है, आपको 4 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट कवर करने हैं। दैट इज़ आपको 7 डेज में 12 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। और आपका जो प्रॉब्लम्स का इन चैप्टर्स में रिवाइज करने, प्रॉब्लम्स का मिनिमम टारगेट होना चाहिए 500 क्वेश्चंस, क्योंकि आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हो, आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है थ्योरी पे, इसलिए आप प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हो बहुत ज़्यादा, और आपके नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा सॉल्व होने चाहिए, बिकॉज आप के डिसेंट ऑफ मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में, और आपको बस इम्प्रूव करना है। नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करो, जेईई मेंस के पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, और जो मॉक टेस्ट है, अगेन 3 मॉक टेस्ट आपको पर वीक देने हैं। आपको ज़्यादा मॉक टेस्ट देने के लिए बोल रहा है, बिकॉज आपको समझना है कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, क्या छूट रहा है, कहाँ लैग कर रहे हो, ये सब समझने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। अगेन मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स आए, खत्म हो गया तो फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट दिया, मार्क्स आए, और एनालिसिस किया, और फिर उस पर वर्क किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसलिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आपका 500 है, जिसमें मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस इंक्लूडेड नहीं है। तो मॉक टेस्ट देना, एनालिसिस करना है, और चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, मेनली ये करना है। तो ये सब हमने एक प्लान दे दिया कि इस कैटेगरी में अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो कैसे किस तरह के उनके जो टारगेट्स हैं नेक्स्ट 7 डेज में दिखने चाहिए। आप इस पर इम्प्रोवाइज करो, अपने लिए अडेप्ट करो, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। और तो अभी मैं रफली ये भी बता देती हूँ कि आपको जो आपके 7 डेज हैं उसमें आपको कितना टाइम किस पे आप स्पेंड कर सकते हो, इन जो भी हमने अभी तक आपको टारगेट्स दिए हैं। मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी 1 के लिए उसका डिस्कशन कर लेती हूँ, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास 7 डेज हैं, आपको 3 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट करने हैं। दैट मीन्स कि आपको टोटल 9 चैप्टर्स करने हैं एक वीक में, 7 दिनों में। 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है, एक नया चैप्टर करना है। तो 6 चैप्टर्स आपको रिवाइज करने हैं 7 दिन में, और 3 चैप्टर्स नए चैप्टर करने हैं, और 2 मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है। अब 7 डेज में आपके पास लेट्स से पर डे 10 घंटे हैं, तो सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास हैं, ये अज्यूम कर रहे हो। अदरवाइज अपने इम्प्रोवाइज करो। आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो उसको आप जब नया चैप्टर कवर कर रहे हो उसके आवर्स में जोड़ सकते हो, अगर आप कोई सॉल्विंग सीरीज कर रहे हो, ठीक है। तो उसके नए आवर्स में जोड़ लो, उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लो। हम एक जेनरिक सा आपको प्लान देने का कोशिश कर रहे हैं, और एक स्ट्रैटेजी 1 के लिए मैं दे रही हूँ, और क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी उसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग इस आवर्स वाले प्लान को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो आपके पास 9 चैप्टर्स हैं, तो इनमें चैप्टर्स में आपको 50 आवर्स देने हैं आउट ऑफ 70 आवर्स। तो इन 50 आवर्स को कैसे डिवाइड करना है, तो 6 चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं, तो 6 चैप्टर्स के रिवीजन के लिए आपको 20 आवर्स देने हैं। डेफिनेटली ये स्ट्रेच में होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेच में आप 20 घंटे मतलब ओवर द डेज दे रहे हो और सिर्फ चैप्टर्स रिवाइज करो। मिक्स एंड मैच करो, इट्स ओके। चैप्टर्स रिवाइज करो, नए चैप्टर्स करो, मिक्स एंड मैच कर सकते हो, बट इफ एक जनरल आइडिया दे रहे हैं कि कैसा करना है आपको। तो 20 घंटे दैट इज अबाउट आपके पास 3+ आवर्स हैं एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए, जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो कि आप आधा घंटा थ्योरी रिवाइज करोगे और बाकी 2.5 आवर या फिर 3 आवर्स का एक सॉल्विंग सेशन लगाओगे, जिसमें आपका चैप्टर एक डिसेंट इनफ लेवल पे रिवाइज हो जाएगा। और फिर जो नए चैप्टर्स है उसमें हम आपको एक नए चैप्टर के लिए 10 घंटे दे रहे हैं, जिसमें आप कोई लेक्चर सीरीज लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम सीरीज भी उसका लगा सकते हो, और खुद से सॉल्विंग कर सकते हो, खुद से थ्योरी भी पढ़ सकते हो। तो 3 न्यू चैप्टर्स 30 आवर्स में आपको कवर करने हैं।
फिर बचते हैं 2 मॉक टेस्ट। 2 मॉक टेस्ट में कैसे होगा कि आपके 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो 2 टेस्ट में 6 आवर्स तो गए, और फिर उसका जो टेस्ट एनालिसिस है उसमें 4 आवर्स। तो ये मतलब 2 घंटे पर टेस्ट का एनालिसिस, जिसमें जो इंक्लूड करता है कि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उससे ये समझोगे कि आपका कौन सा चैप्टर वीक है, और ये सब हम ट्रैक करने वाले हैं। तो अगर आप हम आपसे गूगल फॉर्म भरवाएंगे जिसमें आप बताओगे कि आपने उस दिन क्या किया, और अगर आपने उस दिन मॉक टेस्ट दिया है तो आप टेस्ट एनालिसिस का फॉर्म भी भरोगे वहाँ पे, कि आपने टेस्ट एनालिसिस करके उससे क्या सीखा, वो भी आपको वहाँ पे भरना पड़ेगा। तभी हम वो क्रॉस चेक करेंगे कि अगर किसी ने एक दिन मॉक टेस्ट दिया तो क्या उसने टेस्ट एनालिसिस किया उस दिन, या फिर उसने सिर्फ फॉर्म में लिख दिया हाँ मैंने टेस्ट एनालिसिस किया लेकिन एक्चुअली किया नहीं। तो ये सब आपका पकड़ा जाएगा अगर तुम चीट करने की कोशिश करोगे, और अगर आप चीट कर भी रहे हो तो आप खुद से चीट कर रहे हो। और तो ये सब हम ट्रैक करने वाले हैं अभी। तो ये हो गया, तो ये 60 आवर्स हो गए, अभी 70 आवर्स तो नहीं हुए, तो सिर्फ बचे हुए 10 आवर्स हैं। हमने अभी सिर्फ आपके 60 आवर्स लिए, और बाकी 10 आवर्स आपका बफर टाइम है, और उसमें आप कुछ भी करो। आपका कोई रिवीजन, कोई स्पिल ओवर हो रहा है, कोई नया चैप्टर जिसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए था, वो टाइम आप इसमें से निकाल सकते हो। कोई नया रिविजन कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, या इवन टेस्ट एनालिसिस में भी आपको ज़्यादा टाइम लगे, वो उन सब के लिए आप समझो इसका आपको कैसे यूज़ करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें आप पार्टिसिपेट कैसे करने वाले हो, और हम कैसे आपका रिकॉर्ड रखने वाले हैं, कैसे आप अकाउंटेबल बनोगे इसमें। तो ये वही BICC के पैटर्न पर ही है, क्योंकि उसी का स्पेशल वर्जन है। इसमें आप नेक्स्ट 7 डेज के लिए रोज़ ये फॉर्म फिल करोगे, स्मैश इट चैलेंज रिलोडेड फॉर्म, और इसमें ईमेल नेम बेसिक चीज़ें, और फिर अभी तो ये फॉर्म आधा है, मैंने बस स्निपेट लगाया है, बट इसमें वही रहेगा कि आप ये बताओगे कि आपका क्या टारगेट था, कि आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, कितना आप अचीव कर पाए, अगर मॉक टेस्ट दिया तो एनालिसिस किया या नहीं किया, और एनालिसिस किया है तो टेस्ट एनालिसिस का फॉर्म जाके भरो, और वो हम चेक करेंगे। आपके रिस्पॉन्सेज 7 डेज़ के बाद आपका जो रिजल्ट है वो निकाल दिया जाएगा कि कौन सबसे जेन्युइन स्टूडेंट था, कौन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट स्टूडेंट था जिसने अपने टारगेट्स अचीव किए। तो इसका पर्पस यही है कि एट द एंड ऑफ 7 डेज हम आपको दिखा देंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया, मतलब आपका पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं किए जाएंगे, और आपके साथ के स्टूडेंट्स ने कैसा दिखा वो आपको साफ साफ कंपैरिजन आपको दिख जाएगा, और हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे वो। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको नेक्स्ट 7 डेज के लिए फिल करना होगा, जिसमें मैं बता ही रही थी कि आपको टारगेट शेयर करने हैं, कितना अचीव किया, क्या इश्यूज फेस किए, मॉक टेस्ट दिया या नहीं दिया, और क्या आप फॉलो कर रहे हो एग्जैक्टली, कि आपने अगर नया चैप्टर किया तो वो आपने कैसे रिवाइज किया, कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए आपने, और क्या आपने वो यूट्यूब से फॉलो किया या फिर आपने कोचिंग से फॉलो किया, सेल्फ स्टडी से फॉलो किया। तो ये सब आपको उसमें बताना होगा, और ये आपके अकाउंटेबिलिटी के लिए ही है, और आपके रिस्पॉन्सेज, ताकि आप अपना खुद का प्रोग्रेस ट्रैक कर पाओ। ठीक है, एंड सो ये तरीका है। सो गूगल फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट्स में, और आपका चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, और नेक्स्ट 7 डेज के लिए चलेगा। 7 डेज के बाद रिजल्ट आ जाएगा, और आपके साथ शेयर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड कोई और क्वेरीज हैं चैलेंज से रिलेटेड, कोई और इश्यूज हैं तो बता दो कमेंट्स में, एंड ऑल द बेस्ट।